Good morning to everyone. I am Prem Kaur Patle. My dear students, today I am here with the sixth part of Nazism and the rise of Hitler. Dear students, this is the last session for this chapter, and in today's session, I shall explain about how did the common people react to Nazism, as well as I shall also explain about the knowledge about the Holocaust. बच्चों, नाजीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, मैं आपको ये समझाऊंगा। इसके अलावा जो महाध्वंस होलोकॉस्ट था उसके बारे में भी हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन along with the thoughts of common people, reaction of common people towards the Nazism. नाजिज्म के प्रति, नाजीवाद के प्रति आम लोगों का क्या रिएक्शन था उसको समझते हैं। Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. बच्चों, बहुत सारे जो लोग थे वो नाजी वाद की जो नज़रें थी, जो उसकी आइडियोलॉजी थी, जो उसकी सोच थी, नाजीवाद की सोच के हिसाब से देखने लगे थे। वे दुनिया को नाजीवाद की नज़रों से देखने लगे। इसके अलावा वे अपनी भावनाएं जो वो व्यक्त करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं नाजीवाद की झलक आ चुकी थी। They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. बच्चों, अगर मान लीजिए इन लोगों का सामना किसी यहूदी से हो जाता था तो उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होने लगता था, क्योंकि वो नाजीवाद से पूरी तरह प्रभावित थे। नाजीज की लैंग्वेज बोल रहे थे, पूरे वर्ल्ड को नाजी आई के थ्रू, एक नाजीवाद के थ्रू देख रहे थे। जब कभी भी वो जीव्स को देखते थे, यहूदी से उनका सामना हो जाता था तो उनके भीतर एक नफरत पैदा हो जाती थी, गुस्से का एहसास होने लगता था। दे मार्क द हाउसेस ऑफ जीव्स एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। वे नाजीज जो थे वो यहूदियों के प्रति कैसे व्यवहार करते थे, वे यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा देते थे, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक होता था उनके बारे में पुलिस को भी वो सूचित कर देते थे कि ये सस्पिशियस पर्सन है, ये जीव हो सकता है, ये यहूदी हो सकता है। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबीइंग। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश की तरक्की में या देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। दे थिंक अबाउट दैट थिंग, दे थिंक कि नाजी वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, यही समृद्धि लेकर आएगा देश में, एंड इम्प्रूव जनरल वेलबीइंग, और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेंगी। यही सोच लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गई थी, क्योंकि चारों तरफ नाजिज्म आइडियोलॉजी चारों ओर फैली हुई थी और यहूदियों के प्रति, ज्यूस के प्रति केवल नफरत और गुस्से का एहसास उनके दिल दिमाग में था। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी। बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, हर जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी या नाजी नहीं था। मैंने ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्राइविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन, पुलिस रिप्रेशन और डेथ, पुलिस का दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाजीवाद का जमकर विरोध किया। ये उस दौर की बात हो रही बेटा जब नाजीवाद जर्मनी पर पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ था। तब भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इस तरह की नाजीवाद या इस तरह की नाजीवाद को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। ये खुल कर के सामने बहुत सारे लोग आए थे। हर जर्मनी का व्यक्ति नाजीवाद से प्रभावित नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नाजीवाद का विरोध कर रहे थे। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स however were passive onlookers and pathetic witnesses. लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक बना रहा, एक उदासीन साक्षी, पैथेटिक विटनेस के रूप में बना रहा। लोग कोई विरोधी कदम उठाने को तैयार नहीं थे।
उनकी उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो भले ही डिफरेंट हो, लेकिन वो अपने मतभेद भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। नाजीवाद का विरोध करने से भी डरते थे। दे वर टू सैक्रेड टू स्कैर टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। तो इस तरह का वहाँ दहशत का माहौल था। दे प्रीफर टू लुक अवे। बच्चों, वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना बेहतर समझते थे। वे किसी गलत काम का विरोध नहीं कर पा रहे थे। पास्टर निम्यूलर, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. बच्चों, यहाँ बात की जा रही है एक पादरी की। पादरी जो निम्यूलर, उन्होंने नाजियों का लगातार विरोध किया और उन्होंने एक चीज़ पाई, उन्होंने ये पाया कि नाजी साम्राज्यवाद या नाजी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पा रही है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। ओके, एक अजीब सी खामोशी थी। गैस्टपो और जो 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 दहशतनाक कार्यशैली हो रही थी, जो गैस चैम्बर्स में लोगों को ठूंसा जा रहा था, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा था, इस दहशतपूर्ण कार्यशैली और जो कुकृत्य थे उस पर निशाना साधते हुए इन्होंने बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। उन्होंने इस खामोशी के बारे में लिखा और वो बातें आपको भी समझनी चाहिए। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। बेटा, यहाँ ध्यान समझिएगा, कितनी बड़ी बात लिखी है उन्होंने। फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट। ये क्यों लिखी है? जो लोग साइलेंट थे, साइलेंस मोड में थे, उनके लिए। वेल, आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स। वेल, आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, सो आई डिड नथिंग। Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. Then when they came for me, there was no one left who could stand up for me. ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। कहते हैं कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आए। किसके लिए लिख रहा है? नाजीज के लिए लिख रहा है। वो कहता है कि वे पहले कम्युनिस्ट को ढूंढते आए, पर मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते हुए आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते हुए आए, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, जो निम्यूलर ने नाजी साम्राज्य को एक्सपोज करने के लिए, हम लोगों तक या पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनी बात इस बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखी। इसको समझना चाहिए। What Jews felt the Nazi Germany in the different story altogether। बच्चों, अभी तो आपने जो आम जनता थी उसके बारे में जाना, जो नाजीवाद से प्रभावित थी। बच्चों, अब यहाँ नाजी जर्मनी में यहूदी कैसा महसूस करते थे, ज्यूज किस तरह, व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी, ये हमको अब समझना। ये इसकी एक अलग, बिल्कुल अलग कहानी है। अब इसकी कहानी को जो एक स्वरूप प्रदान करने वाली एक लेखिका थी, उसका नाम था शार्लोट बेराट। Charlotte Berard secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams। बच्चों, शार्लोट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे अंदाज में दर्ज किया, सीक्रेटली, बिना किसी को बताए। सिर्फ उनके अनुभव, उनके द्वारा किए जाए, उनकी सोच को ध्यान से समझते हुए उन्होंने बड़े अपने ढंग में उसको लिखा। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में लेटर पब्लिश दैम इन अ हाईली डिस्कंसर्टिंग बुक कॉल्ड द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। थर्ड राइक ऑफ
ड्रीम्स के नाम पर एक किताब को पब्लिश किया, प्रकाशित कराया, और उसने पढ़ने वालों को झकझोर कर रख दिया कि इस किताब में ऐसा क्या है। आपको भी इसको समझना चाहिए। शार्लेट ने इस किताब में बताया, बच्चों उसने क्या बताया देखिए। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज themselves began believing in the Nazi stereotypes about them। शार्लेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी ही अपने बारे में नाजियों के द्वारा जो फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। ठीक, नाजीज ने उनके लिए एक स्टीरियोटाइप, एक छवि तैयार कर दी थी। तो ऐसी स्थिति आ गई कि ज्यूज भी उस स्टीरियोटाइप को, उस छवि को अपने आप में महसूस करने लगे। ये झकझोर देने वाली बात है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में बता रहा है और उस जो अफवाह फैला रहा है, हम इतने भयभीत हैं कि हमें भी लगने लगा कि हमारी छवि उनके बताए जा रही बातों के अनुसार ही है। ठीक, शार्लेट ने किताब में जिन छवियों के बारे में बतलाया वो क्या थी। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज। उन्हें लगने लगा सपनों में भी कि अब उन्हें अपनी जो नाक है आगे की ओर मुड़ी हुई है। ब्लैक हेयर्स एंड आईज, काली आंखें हैं, काले बाल हैं। एंड आइज, ज्यूस लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट। उनकी शक्ल सूरत, चाल ढाल बिल्कुल यहूदियों जैसी है। तो ये जो स्टीरियोटाइप उन्होंने क्रिएट किया था ज्यूज ने, नाजीज ने ज्यूज के प्रति, वो उसको सच मानने लगे। द स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन द नाजीज प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज। बच्चों, नाजी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी, उनको चैन से सोने नहीं दे रही थी। वे छवियां, वे चित्र सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया करते थे। Jews died many deaths even before they reached the gas chamber। इस तरह की जो दहशत थी, शार्लेट बैराट ने अपनी बुक थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स में इस तरह से लिखी कि पढ़ने वाला व्यक्ति झकझोर जाए। तो बच्चों, ये मैंने जो अभी आपको ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे वहाँ के, उनकी सोच के बारे में बतलाया, मैंने नाजीज़ के बारे में बतलाया और ज्यूस के बारे में कि अब वे उन पर कितना वो भयभीत थे कि उनके ऊपर जो नाजीज़ के द्वारा तैयार की गई छवियाँ थी वो उसे अपने आप में ही महसूस करने लगे थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट, महाध्वंस, ये होलोकॉस्ट था क्या, पहले उसको समझेंगे। Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last year of the regime। बच्चों, नाजी तौर तरीकों की जो जानकारी थी, नाजी शासन के जो लास्ट ईयर्स चल रहे थे, उसके शासन के आखिरी सालों में ट्रिकल्ड आउट, धीरे धीरे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्मनी से बाहर जाने लगी। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड द जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट the world came to realize that horrors of what had happened। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात हुआ, कितना बर्बर दमन हुआ, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया कि यहाँ कितना विभत्स या कितनी दहशत, कितना शोषण यहाँ लोगों के बीच लोगों को देखने को मिला और लोग किस अंदाज में वहाँ अपना जीवन को चला पाए थे। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations, which was also called the Holocaust। बच्चों, जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही। जर्मनी बुरी तरह हार चुका था और उसकी पराजय ने उसकी प्लाइट कंडीशन, उसकी दुर्दशा की ओर लेकर गया। लेकिन यहूदी अभी भी चाहते थे, ज्यूस अभी भी चाहते थे कि दुनिया उस भीषण अत्याचारों को, एट्रोसिटीज़ को, उन पीड़ाओं को, सफरिंग को याद रखे
जो उन्होंने नाजी कत्लेआम में झेली थी। और बच्चों, यही कत्लेआम, इन्हीं कत्लेआमों को होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। नाजी किलिंग ऑपरेशन आल्सो कॉल्ड दी होलोकॉस्ट। यही था। हमने आपको पिछले सेशन में जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से नाजीज़ ने गैस चैम्बर्स में गिलेटिन पर लोगों को चढ़ाया था जो आर्यंस के जैसे नहीं दिखाई देते थे, नाजीज़वाद की जो आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं थे, उनका उन्होंने कत्लेआम मचा रखा था। उसे ही होलोकॉस्ट कहा गया। एट इट्स हाइट a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. बच्चों, जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाला एक आदमी ने अपने दोस्त, अपने साथी से कहा कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। ऐसा क्यों कहा होगा? शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाजी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। That he wanted to be able to tell the world about what had happened in the Nazi Germany. शायद यही कारण रहा होगा। और बच्चों, जो कुछ भी उसकी गवाही देने या दस्तावेज हाथ आए, उन्हें बचाए रखने के लिए, रखने की जो उनकी चाह थी, वो चाह जो घेटो और कैंप्स में जो लोग नरकीय जीवन भोग रहे थे उनमें बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। वो ये बतलाना चाहते थे दुनिया को कि उन्होंने किस तरह के अत्याचारों, एट्रोसिटीज़ को, किस तरह की पीड़ाओं को उन्होंने सहा है, वो दुनिया के सामने लेकर के आना चाहते थे। उनमें से बहुत से ने तो डायरीज लिखी, ठीक है, उन्होंने, उनमें से कई सारे लोगों ने डायरीज लिखी बेटा, नोटबुक लिखी, उन्होंने दस्तावेजों के संग्रह बनाए, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिल सकते थे उनको इकट्ठा किया। लेकिन इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाजियों की पराजय तय ही है, तो क्या हुआ? नाजी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दिस indomitable spirit of bear witnesses and to preserve the document can be seen in many ghettos and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, created archives. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई सबूत लोगों के हाथों में लगे, वे सबको नष्ट कर देना चाहते थे। इसलिए नाजीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांट करके तमाम सबूतों को नष्ट करने के आदेश दे दिए। Aid the history and the memory of Holocaust live on in memories. Fictions, documentaries, poetries, memorials and museums in many parts of the world today. बच्चों, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। These are a tribute to those, बच्चों ध्यान समझना है, These are a tribute to those who resisted it. ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया, जिन्होंने रेजिस्ट किया, विरोध किया, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है। एंड एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, और उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार होंगी जिन्होंने ये जुल्म ढाए हैं। एंड अ वार्निंग टू दोज हु वाज इन साइलेंस, और ये उन लोगों के लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से ये सब कुछ उस समय हो रहा था उसे खामोशी के साथ देखते रहे। बच्चों, इस तरह से ये होलोकॉस्ट जो नाजी आइडियोलॉजी का एक बहुत विभत्स स्वरूप था हमारे सामने उभर करके आया, हमने इसको जाना। आपने आज के सेशन में ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उसके एक महत्वपूर्ण सेशन को अटेंड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में आया होगा। बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।